नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डराता है। इलेक्ट्रिकल मशीनें, मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स। विक्रम, सच बताऊं, कॉलेज में मुझे ये सब अलग अलग दुनिया लगती थी। ऐसा लगता था कि बस फॉर्मूले रट लो और किसी तरह एग्जाम पास कर लो। बिल्कुल सही कहा आदिति। और ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। असल में मशीनें मुश्किल हैं ही नहीं, उन्हें पढ़ाने का तरीका गलत है। हम सीधे फॉर्मूलों में कूद जाते हैं और उनके पीछे की जो असल फिजिक्स है उसे भूल ही जाते हैं। आज हमारा मकसद रट्टा मारना नहीं, बल्कि मशीनों की भाषा को सीखना है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक यानी चुंबकत्व से शुरू करेंगे, फिर उन नियमों को समझेंगे जिनके बिना कोई मशीन चल ही नहीं सकती। फिर हम मिलेंगे पेरेंट मशीन यानी ट्रांसफॉर्मर से और देखेंगे कि बाकी सभी मोटर्स उसके बच्चे कैसे हैं। हम कंट्रोल की कला सीखेंगे और आखिर में सब कुछ एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सारी एनर्जी तार के अंदर बहने वाले करंट में होती है, पर सच यह है कि तार तो सिर्फ एक डिलीवरी ट्रक है। असली खेल और असली एनर्जी तार के बाहर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड में होती है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन मोटर का शाफ्ट तार के अंदर के करंट की वजह से नहीं घूमता। वो घूमता है उन अदृश्य चुंबकीय क्षेत्रों की वजह से जो उस तार के चारों ओर बनते हैं। बिजली सीधे सीधे फोर्स पैदा नहीं कर सकती, उसे एक माध्यम, एक फील्ड की जरूरत होती है। तो सवाल यह है कि हम हमेशा मैग्नेटिज्म का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी एनर्जी डेंसिटी यानी एक छोटी सी जगह में एनर्जी स्टोर करने की क्षमता इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा होती है। इसीलिए हर इलेक्ट्रिकल मशीन बिना किसी अपवाद के असल में एक मैग्नेटिक मशीन ही है।
अच्छा, तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड को एक रास्ता चाहिए होता है। जैसे बिजली में करंट को रोकने के लिए रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही मैग्नेटिज्म में रिलक्टेंस होता है। ये बताता है कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से गुजरने देता है। अब देखिए, हवा का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को रोकती है, लेकिन लोहे का रिलक्टेंस ना के बराबर होता है। इसीलिए सारी मशीनें लोहे के भारी भरकम कोर से बनी होती हैं। हम असल में मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक हाईवे बना रहे होते हैं, और इस हाईवे का सबसे जरूरी हिस्सा है एयर गैप, स्टेटर और रोटर के बीच की वो छोटी सी खाली जगह जहां सारी एनर्जी असल में ट्रांसफर होती है। एक और बहुत जरूरी बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सीधे मैकेनिकल एनर्जी में नहीं बदलती। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड मैकेनिकल फोर्स में बदलती है। ये फील्ड एक स्प्रिंग की तरह काम करता है जो एनर्जी को जमा करके आगे देता है। हम स्टूडेंट्स अक्सर वोल्टेज और करंट में ही उलझे रहते हैं, लेकिन मशीन को इनकी परवाह नहीं है। मशीन चलती है फ्लक्स पर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही वो गोंद है, वो ग्लू है जो स्टेटर और रोटर को आपस में जोड़ता है। ये सबसे फंडामेंटल चीज है। लेकिन इस फ्लक्स की भी एक लिमिट है। सोचिए, एक स्पंज है, वो एक हद तक ही पानी सोख सकता है, उसके बाद पानी बाहर बहने लगेगा। बिल्कुल वैसे ही लोहे का कोर भी एक लिमिट तक ही मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने अंदर रख सकता है। जब वो फुल हो जाता है तो उसे कहते हैं सैचुरेशन। अगर आपने ज्यादा वोल्टेज देकर इस लिमिट को पार किया तो करंट अचानक रॉकेट की तरह बढ़ जाएगा और मशीन जल जाएगी। चलिए अब उन 3 हीरोज की बात करते हैं जो हर मशीन को चलाते हैं। ये फिजिक्स के वो नियम हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। फैराडे, लेंज और लोरेंज। इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, सिर्फ एक शब्द। फैराडे का मतलब है बदलाव, लेंज का मतलब है विरोध और लॉरेंस का मतलब है बल। बस चेंज, अपोजिशन और फोर्स, यही 3 शब्द पूरी कहानी कहते हैं। सबसे पहले फैराडे। ये नियम कहता है कि वोल्टेज पैदा करने के लिए फ्लक्स में बदलाव होना जरूरी है। अगर फ्लक्स रुका है तो कुछ नहीं होगा। अब ये बदलाव 2 तरह से हो सकता है, या तो कॉइल अपनी जगह पर रहे और फ्लक्स की वैल्यू बदले जैसा एक ट्रांसफार्मर में होता है, या फिर फ्लक्स कांस्टेंट रहे और कॉइल उसके अंदर घूमे जैसा जनरेटर में होता है। दोनों में नतीजा एक ही है, वोल्टेज। लेकिन फैराडे के नियम की वजह से एक प्रॉब्लम भी होती है। लोहा जो कोर बनाने के काम आता है, वो खुद भी तो एक कंडक्टर है। तो जब फ्लक्स बदलता है तो कोर के अंदर भी छोटे छोटे बेकार करंट पैदा हो जाते हैं। इन्हें एडी करंट्स कहते हैं। ये कोई काम नहीं करते, सिर्फ गर्मी पैदा करके मशीन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी से बचने के लिए हम कोर को पतली पतली इंसुलेटेड पत्तियों यानी लैमिनेशन से बनाते हैं ताकि इन करंट्स का रास्ता टूट जाए। अब आते हैं दूसरे नियम पर, लेंस। क्या मशीन हमसे वापस लड़ती है? हाँ, और ये एक अच्छी बात है। लेंस का नियम कहता है कि जो भी इफेक्ट पैदा होगा वो हमेशा अपने कारण का विरोध करेगा। जब मोटर घूमती है तो वो एक उल्टा वोल्टेज बनाती है जिसे बैक ईएमएफ कहते हैं। ये आने वाली सप्लाई का विरोध करता है और मोटर के करंट को कंट्रोल में रखता है, उसे जलने से बचाता है। तो अब जब हम नियम समझ गए हैं तो चलिए असली मशीनों पर आते हैं और शुरुआत करेंगे ट्रांसफार्मर से, क्योंकि ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये सभी मशीनों की मूल मशीन है, उनकी पेरेंट है। ये इन सभी नियमों का सबसे शुद्ध और सरल रूप है। और ये है सबसे जरूरी कनेक्शन जो समझना है। एक ट्रांसफार्मर असल में एक इंडक्शन मोटर ही है, बस जिसका रोटर हमने जैम कर दिया है, उसे घूमने नहीं दे रहे। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग मोटर का स्टेटर है और सेकेंडरी वाइंडिंग उसका रोटर। फर्क सिर्फ इतना है कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी बिजली बन के बाहर निकलती है और मोटर में मैकेनिकल फोर्स बनकर। तो अगर सबकी फिजिक्स एक ही है तो फिर ये डीसी मोटर, एसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इतने सारे अलग अलग तरह के मोटर कहां से आ गए? जवाब आसान है। हर मोटर टाइप बस एक अलग मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ट्रिक का नतीजा है। चलिए डीसी और एसी मोटर की ट्रिक को कंपेयर करते हैं। डीसी मोटर एक मैकेनिकल स्विच, जिसे कम्यूटेटर कहते हैं, का इस्तेमाल करती है ताकि सही समय पर करंट की दिशा पलट सके और मोटर घूमती रहे। ये मैकेनिकली कॉम्प्लेक्स है। वहीं एसी मोटर 3 फेज सप्लाई की मदद से बिना किसी हिलते डुलते पुर्जे के एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। ये इलेक्ट्रिकली कॉम्प्लेक्स है। अब एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, स्लिप। सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड एक समुद्री लहर है और रोटर एक सर्फर। अगर सर्फर ठीक लहर की रफ्तार से चलेगा
तो लहर उसे कोई धक्का नहीं दे पाएगी। उसे धक्का महसूस करने के लिए लहर से थोड़ा धीमा होना पड़ेगा। रोटर और मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड का यही अंतर स्लिप कहलाता है। एक इंडक्शन मोटर को टॉर्क बनाने के लिए स्लिप करना ही पड़ता है। ठीक है, तो हमने मशीनें बना ली, उन्हें समझ लिया। अब बात करते हैं उन्हें कंट्रोल करने की। आज के दौर में हम मोटर की स्पीड को बिना उसे जलाए कैसे कंट्रोल करते हैं? इसका जवाब है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स या VFDs। लेकिन हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम करके स्पीड कम नहीं कर सकते। याद है सैचुरेशन वाली बात? अगर आपने फ्रीक्वेंसी घटाई पर वोल्टेज उतना ही रखा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा और कोर सैचुरेट हो जाएगा। इसलिए स्पीड कंट्रोल करने का सही तरीका है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को एक साथ इस तरह बदला जाए कि उनका V/F रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहे। इससे फ्लक्स भी कांस्टेंट रहता है। तो अब समय आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाए। चलिए देखते हैं कि कैसे वो एक ही फिजिक्स अलग अलग मशीनें बनाती है। तो ये है पूरी कहानी का सार। अगर आप रोटर को पकड़ कर रखते हैं, उसे घूमने नहीं देते, तो वो एक ट्रांसफार्मर है। अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा पीछे स्लिप होने देते हैं तो वो एक इंडक्शन मोटर है। अगर आप रोटर पर एक परमानेंट मैग्नेट लगाकर उसे फील्ड के साथ लॉक कर देते हैं तो वो एक सिंक्रोनस मोटर है। और अगर आप ये सब छोड़कर करंट को मैकेनिकली स्विच करते हैं तो वो एक डीसी मोटर है। एक ही फिजिक्स, बस अलग अलग खेलने के तरीके। उम्मीद है अब आपको मशीनें एक नए नजरिए से दिखेंगी।